गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। एक बार बता दो, कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, ओके। तो आज हम लोग रिवीजन सीरीज में अपना एक सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। और आज इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। जैसे हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी किया था, तो हमने सबसे पहले वो रिएक्शंस वाला पार्ट किया था जहां से हर साल क्वेश्चंस आते थे। सेम उसी तरीके से एसिड बेसेस सॉल्ट्स में जो सॉल्ट्स का टॉपिक है ना, एनसीईआरटी में जो लास्ट में आपके पेजेस में कुछ दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल उससे 4 मार्क्स 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है ना। तो हम लोग उसको आज वन शॉट में निपटाएंगे बाबू। पहले सारे सॉल्ट्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग ढेर सारे पीवाईक्यूज करेंगे, है ना। मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे बने रहो, तुम्हारा ये टॉपिक भी आज के आज ही क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू देखो, इस समय मोटिवेटेड रहना है ना। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर बहुत कम समय बचा है, कैसे करेंगे, रिवीजन करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक अच्छे से नहीं हो पाए हैं। आप किसी भी चीज का टेंशन मत लो, बस आप करना स्टार्ट करो, है ना। अगर आप सोचते रहोगे कि हमको करना है तो कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है तो आज आप बैठो, आप कोई एक टॉपिक उठाओ, उसको कंप्लीट करो। धीरे धीरे रोज एक एक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक को करते चले जाओगे। 1 महीने के बाद देखोगे कि जिस बात से तुम डर रहे थे वो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे, है ना बाबू। लाइफ में हमेशा याद रखना, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर आप पहला स्टेप ले लोगे तो फिर आपको रास्ते धीरे धीरे खुद देखते जाएंगे, है ना। इसीलिए दिन मत रखो कि आज से करेंगे कल से करेंगे, करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बाबू सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सॉल्ट्स के बारे में बात की जाए तो सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट बाबू बनता है जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है। क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर, है ना। ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है इस चैप्टर का। हर बच्चे को इतना तो पता ही होगा कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सर बताइए, जैसे हम एक एसिड ले लेते हैं HCl और बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो यहां से आपको सॉल्ट बनाना है। तो एसिड बाबू टूटेगा तो कैसे टूटेगा बताओ। एसिड आपका टूटेगा तो कैसे टूटेगा? एसिड टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। और बेस कैसे टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में। आपको इतना तो पता ही होगा कि एसिड H प्लस देता है और बेस OH माइनस देता है, ठीक है। तो बाबू ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर वाटर बनता है, क्योंकि वाटर H2O होता है। तो H और OH मिलेगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है। और बेस का कैटायन हमेशा याद रखना, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन। बेस का कैटायन और एसिड का एनायन मिलकर आपको सॉल्ट बनाएगा। तो Na और Cl मिलकर आपको क्या बना देगा? NaCl। NaCl हमेशा याद रखना, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन मिलता है तो सॉल्ट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम यहाँ इसको साइड में लिख देते हैं अलग से। बेस का कैटायन और एसिड का एनायन, ठीक है, ये मिलता है बाबू तब सॉल्ट बनता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और पीवाईक्यू बहुत सारे आए हुए हैं। याद रखना, कभी भूल भी जाओ तो हम तुमको ट्रिक सिखा देते हैं। इधर ए है, इधर भी ए है। एसिड एनायन दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो कभी भी कोई सॉल्ट बनता है तो उसमें जो एसिड का एनायन वाला पार्ट है वो, और बेस का जो कैटायन वाला पार्ट है वो कैटायन और एनायन मिलकर आपके सॉल्ट बनाते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स बताइए सर, देख लो। मान लो मेरे पास एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये मेरे पास कोई सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है और इसका रिएक्शन बाबू हम करा रहे हैं मान लो KOH के साथ, है ना। तो H2SO4 सबको पता है कैसे ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। और ये कैसे ब्रेक होगा? K प्लस और OH माइनस में। बेस OH माइनस देगा, एसिड H प्लस देगा, ठीक है।
बोलो। तो ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। और बेस का कैटायन कौन सा है, K प्लस। एसिड का एनायन कौन सा है, SO4 2 माइनस। तो ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे, K2SO4। बाकी आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा लो। देखो बैलेंस हो गया क्या, नहीं, यहाँ 2 लगा लो। 2K बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर एक बैलेंस, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, बाकी तो आपको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्ट। ये जो K2SO4 है, ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, फिर देखो, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन मिल करके आपको क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये तो आप क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लो। जैसे मेरे पास एक एसिड है H2CO3, है ना, इसको बोलते हैं बाबू कार्बोनिक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड। याद रखना, ये एक वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन मान लो हम बेस के साथ करा रहे, NaOH के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, सिंपल। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H प्लस और CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन। और ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। फिर एसिड का H प्लस, बेस का OH माइनस मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। तो ये वाटर बन गया। प्लस Na और CO3, सोडियम और कार्बोनेट मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, Na2CO3, है ना। तो फिर आपका ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ये फिर बाबू आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ठीक है, देखो बेस का कैटायन और एसिड का एनायन, ये दोनों मिलकर आपके फिर से सॉल्ट बना ले। बाकी बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लो। बाकी बैलेंस है, बाकी सारी चीजें, यहाँ वाला 2 लगा लो, हो गया बैलेंस, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इवन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कार्बन वाले में भी ये इस टाइप का रिएक्शंस पढ़े थे। जैसे हम एसिड के तौर पर ये भी ले सकते हैं, CH3COOH, है ना, याद करो, एसिटिक एसिड, या इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथानोइक एसिड, है ना। देखो यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, CH3COOH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो कोई भी चीज क्या होता है, एसिड होता है। तो इसका रिएक्शन मान लो आप बेस के साथ करा रहे हो, NaOH के साथ करा रहे हो। ठीक है, तो इसको तोड़ो, NaOH कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। ये कैसे टूटेगा, इसमें से भी H प्लस बाहर निकाल लो, H प्लस और CH3COO माइनस। ठीक है, देखो CH3COOH जो है, ये H है, H प्लस निकल गया और बाकी चीज पर माइनस आ गया। ठीक है, तो ये H प्लस और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, और इसका कैटायन और इसका एनायन CH3COO माइनस और Na प्लस आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो CH3COO Na, याद करो हम लोग इसी को सॉल्ट बोलते थे, बार बार ये आता था, और हम लोग इस कंपाउंड का नाम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। बोलो क्लियर है बाबू, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्ट्स बनाते हैं। सॉल्ट जब कभी भी आपको बनाना होगा तो आपके पास एक एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, वो आपस में रिएक्ट करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, कि किसी भी सॉल्ट में एसिड का हमेशा एनायन जाता है और बेस का हमेशा कैटायन जाता है। देखो यहाँ पे भी एसिड का एनायन गया और बेस का कैटायन गया, ये दोनों आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, चल। ठीक है, अब बाबू बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है एक चीज, थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
कि सॉल्ट्स को आप आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट्स को हम लोग मेनली तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, और एक होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, और एक होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट जो है वो तीन तरीके के, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इतना तो आइडिया होगा कि न्यूट्रल सॉल्ट उसको बोलेंगे जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी, एसिडिक सॉल्ट उसको बोलेंगे जिसकी पीएच की वैल्यू <7 होगी, है ना, और बेसिक सॉल्ट उसको बोलेंगे जिसमें पीएच की वैल्यू <7 होगी, है ना, क्योंकि किसी कभी का पीएच अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। तो सॉल्ट्स को भी हम लोग इन तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, कोई सॉल्ट देकर कि बताइए ये सॉल्ट किस टाइप का है। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्ट कैसे कैसे हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता लगाना है कि सर बताइए NaCl कैसा सॉल्ट है। तो सबसे बाबू पहले तुम इसको ब्रेक करोगे, ये ब्रेक करोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया था कि एनायन हमेशा किससे आता है, एसिड से, और कैटायन हमेशा कहाँ से आता है, बेस से आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 5 मिनट पहले सिखाया था। तो ये एनायन है, ये कैटायन है, तो ये एनायन वाला पार्ट है, ये कहाँ से आया होगा, एसिड से आया होगा, और ये कैटायन है तो ये कहाँ से आया होगा, बेस से आया होगा। तो ये एसिड से आया है तो हम लोग इसमें H प्लस ऐड कर देंगे, पता है Cl माइनस एसिड से आया होगा, और एसिड के पास क्या होता है, H प्लस। तो अगर हम H प्लस और Cl माइनस को ऐड कर देंगे तो हमको एसिड मिलेगा HCl। और बेस 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 ये Na प्लस कहाँ से आया होगा, बेस से, बेस में क्या मिलता है, OH माइनस, तो हम इसमें OH माइनस ऐड कर देंगे, तो Na प्लस और OH माइनस ये मिलकर बना लेंगे NaOH, है ना। इसका मतलब तुमको पता चला कि ये जो सॉल्ट है वो HCl एसिड से और NaOH बेस से बना है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो ये दोनों जो ये जो सॉल्ट बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना है, तो ये सॉल्ट होगा न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, और इसकी पीएच की वैल्यू होगी 7, है ना। ये जो सॉल्ट बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही ताकतवर है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना, और ये सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, और इसकी पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 7। बोलो चमका कि नहीं चमका। ठीक है, जैसे आपके पास सॉल्ट आ गया Na2CO3, है ना, आपके पास ये सॉल्ट आ गया Na2CO3। ठीक है, तो इसको पहले ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे बाबू तो बनेगा 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, है ना, ये कार्बोनेट आयन ये सोडियम आयन, है ना। एनायन वाला पार्ट कहाँ से आएगा, एसिड से, कैटायन वाला पार्ट कहाँ से आएगा, बेस से। तो CO3 2 माइनस में एसिड से आ रहा है तो एसिड में H प्लस जोड़ेंगे, 2 माइनस है तो 2H प्लस जोड़ेंगे, तो 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस ये बना लेगा H2CO3, है ना। और बेस है ना, Na प्लस, एक प्लस है तो एक OH माइनस जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड बना लेगा NaOH। ठीक है, NaOH बाबू फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन H2SO3 है वो एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ये एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना। आप नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए H2CO3 जो होता है वो एक वीक एसिड है। तो ये सॉल्ट जो बना बाबू ये बना वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना। अब तुम बताओ कि एसिड कमजोर है और बेस ताकतवर है, तो ये इन तीनों में से किस टाइप का सॉल्ट होना चाहिए, बेस ताकतवर है तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और पीएच की वैल्यू जो होगी वो 7 से बड़ी होगी।
पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी होगी। बने रहिए मेरे साथ, है ना, मोटिवेटेड रहिए और पढ़िए। बाबू देखो, बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए कोई चीज हासिल नहीं है आपको, ठीक है। कितना भी आपको लगे कि नहीं हमको तो 10 मिनट में कोई 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 हमको कोई चीज सिखा लेगा, हम 10 मिनट का कोई वीडियो देख लेंगे और मेरा चीज आ जाएगा, नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है वो, बिना मेहनत किए किसी को भी लाइफ में आज तक कुछ नहीं मिला है, ठीक है। चलो, क्लियर है ये चीज। एग्जाम्पल ये बताओ, CH3COONA, ये भी सॉल्ट है। इसके बारे में भी हमने बड़ा चर्चा किया है कार्बन वाले चैप्टर में भी, है ना। तो पहले तो इसको कैटायन और एनायन में ब्रेक करेंगे। तो कैटायन और एनायन में ब्रेक करेंगे तो CH3COO माइनस, और ये बनेगा Na प्लस, है ना। ये आएगा बेस से, कैटायन बेस से, और ए से एनायन एसिड से। इसमें एक माइनस है तो इसमें एक H प्लस ऐड करेंगे तो ये एसिड हो जाएगा CH3COOH, और इसमें एक प्लस है तो एक OH माइनस ऐड करेंगे तो NaOH। फिर बाबू देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाने के कारण ये एक वीक एसिड है ना। ये बात मैंने आपको कार्बन में भी बताया था कि जहां पे भी COOH ग्रुप आ जाता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो हमेशा वीक एसिड्स होता है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, COOH चीजें वाली चीजें हमेशा वीक होती हैं। तो फिर ये जो सॉल्ट बना है ये बना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट, है ना। एसिड कमजोर है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, और इसकी पीएच की वैल्यू हो जाएगी 7 से ज्यादा। बोलो, क्लियर है बाबू। NH4Cl, है ना, NH4Cl, ये सॉल्ट आया आपके सामने, ठीक है। तो आप इसको पहले तोड़ो, तो बाबू Cl माइनस मिलेगा और NH4 प्लस मिलेगा, है ना। क्लोरीन पर माइनस और NH4 पे प्लस, इसको बोलते हैं, ये कौन सा सॉल्ट है पता है, इसको बोलते हैं एमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एमोनियम क्लोराइड। और ये जो आयन यहाँ पर बन रहा है इसको बोलते हैं एमोनियम आयन, ठीक है, एमोनियम आयन। तो Cl माइनस ये मिलेगा एसिड से और ये मिलेगा बेस से, है ना। Cl माइनस, एक माइनस है तो एक H प्लस ऐड करेंगे तो HCl बन जाएगा एसिड, और NH4 प्लस, एक प्लस है तो एक OH माइनस ऐड करेंगे तो NH4OH, ये बन गया बेस, ठीक है। HCl बाबू एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन NH4OH एक वीक बेस है। NH4OH कैसा बेस है, वीक बेस है। इस बेस का नाम है, ये एमोनियम क्लोराइड था, ये एमोनियम आयन था, ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। जहां पे भी NH4 लग रहा है वो एमोनियम नाम लिखा जा रहा है। एमोनियम क्लोरीन था तो क्लोराइड, कुछ नहीं था तो एमोनियम आयन हो गया, और एमोनियम के साथ OH है, OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो इस बेस का नाम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस में हुआ। इस बार बेस कमजोर है और एसिड स्ट्रॉन्ग है ना। एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, एक एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। और इसकी पीएच की वैल्यू जो है वो, इसकी पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी, ठीक है। तो ये बाबू सॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन है ना, आप इसको बोल सकते हो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है ये, है ना। अच्छे से बाबू देख लो, है ना। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे बनता है ये बताया, और सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं मैंने ये बताया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन कॉन्सेप्ट एक ही है कि किसी भी सॉल्ट का एनायन वाला पार्ट एसिड से आता है और कैटायन वाला पार्ट बेस से आता है। तो आप सबसे पहले कोई सॉल्ट अगर दिया हो तो आप पहचानो कि उसका एसिड और बेस कौन सा है, और फिर उन एसिड और बेस को देखो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है।
अगर आपको दिक्कत होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में तो डोंट वरी, इसी चैप्टर का जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वहाँ हम एसिड और बेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आज सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि एसिड और बेस कैसा है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट दोनों ताकतवर हैं, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, है ना। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो बेस तो एसिड को खा जाएगा, बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट बनेगा बेसिक, और कोई भी चीज अगर बेसिक हो तो पीएच 7 से ज्यादा ही होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक, और कोई भी चीज अगर एसिडिक होता है तो पीएच उसकी 7 से कम होती है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ NaOH। प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो भी कैसा, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपने पानी में उस चीज को मिलाया है। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक्वस ऑफ NaCl, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ध्यान से समझना है, बहुत समझने वाली चीज है। ठीक है, बच्चे इसको रट्टा मारते हैं लेकिन हम आपको इसका एक एक बात बताएंगे। ठीक है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक्वस ऑफ, मतलब एक्वस सॉल्यूशन लेना है। एक्वस मतलब आपने NaCl को, नमक को पानी में डाला है और उसका कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेना है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। और हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का क्या कराने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराने वाले हैं बोलो बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब किसी भी चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक एक्सटर्नल बैटरी से, है ना। ये सिंपल सा सेटअप है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है, हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो पूरा ये जो चीज है ये पॉजिटिव 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 हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से ये कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका एनोड और ये हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक बात याद यहाँ रखना, हम यहाँ ये पॉइंट मेंशन कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। तो इनर्ट नेचर होने के कारण मतलब दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको इलेक्ट्रोड्स ऐसे मटेरियल का बनाना है जो किसी के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मतलब ये इलेक्ट्रोड्स अंदर में पड़े हुए किसी भी चीज के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो,
अब आप इसमें एक सॉल्यूशन डाल रहे हो। कौन सा सॉल्यूशन डाल रहे हो? एक्वस NaCl डाल रहे हो, ठीक है। तो जब आप एक्वस NaCl डालते हैं तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। NaCl तो होता ही है, साथ साथ में वाटर भी प्रेजेंट रहता है, ये ध्यान रखना। कभी भी कोई चीज अगर एक्वस फॉर्म में डाला जाता है, इसका मतलब उसके अंदर दो चीजें हैं, NaCl भी है और वाटर भी है ना। तो NaCl इसके अंदर है, वो टूटेगा कैसे? वो टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर भी टूटता है। वाटर कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ H प्लस है और यहाँ आपका OH माइनस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना। मैंने यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन लिया है NaCl का, है ना। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेने का मतलब कि मैंने NaCl को पानी में डाला है, तो पानी भी प्रेजेंट है और NaCl भी प्रेजेंट है। NaCl को तोड़ देंगे Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर को तोड़ देंगे H प्लस और OH माइनस में। बोलो फंडामेंटली समझ में आया या नहीं आया? अब मेन प्रोसेस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। मेन प्रोसेस ये है बाबू कि जो भी यहाँ पर कैटायन या एनायन प्रेजेंट है, सब पे चार्ज प्रेजेंट है। इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो मेन मोटिव है इस रिएक्शन का कि जो चार्जेस हैं उनको डिस्चार्ज होना है। जो चार्जेस हैं उनको क्या होना है? डिस्चार्ज होना है। मतलब सबको अपना अपना चार्ज हटाना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे हट सकता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और जो नेगेटिव चार्ज है ये कैसे न्यूट्रल हो सकता है? नेगेटिव वाली चीजें इलेक्ट्रॉन को लूज करके हो सकती हैं, है ना। तो डिस्चार्ज होने के लिए जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, और जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे। सिंपल सा फंडा है। कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। चलो अब तुम बताओ, देखो ये पॉजिटिव 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 दिख रहा है, तो इसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। और जो नेगेटिव 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 इलेक्ट्रोड है इसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वाली चीजें अट्रैक्ट होंगी। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे हम अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड मेरा कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है सर। पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के, सॉरी, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो मेरा ये जो कैथोड है बाबू ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो इस नेगेटिव वाले चार्ज के पास कौन जाएगा? क्या नेगेटिव के पास नेगेटिव वाला जाना पसंद करेगा कि पॉजिटिव वाला? बस इतना बता दो। नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाली चीजें जानी पड़ेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर दो दो पॉजिटिव चार्ज है। H भी पॉजिटिव चार्ज है और Na प्लस भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों में से कौन जाएगा? यही मेन कॉन्सेप्ट है जो बच्चे नहीं समझते, और बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं कि ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज अगर तुम समझ गए, तुमको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, है ना। तुमको बस इतना समझना है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव आयंस जाएंगे, कैटायंस जाएंगे। लेकिन दो कैटायन है, H प्लस प्रेजेंट है और Na प्लस प्रेजेंट है, तो दोनों में से कोई एक ही जाएगा, ठीक है। तो दो प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है और Na प्लस प्रेजेंट है। तो H प्लस और Na प्लस में बाबू H प्लस जाएगा, Na प्लस नहीं जाएगा। अब तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट है सर ऐसा क्यों? हर बच्चे को मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज तो पता ही है। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको पता ही है कि नहीं पता है? हाँ पता है। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में बाबू सोडियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है। तो जो नीचे आता है वही जाएगा, वही सबसे पहले जाएगा, है ना। इतना तुम ध्यान रखो, वही सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में PSC मैजेंटल में सबसे पहले सोडियम आता है और नीचे हाइड्रोजन आता है। जो नीचे आता है वो पहले जाएगा। तो Na और H में H नीचे आता है तो पहले H जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो H जो है वो इसके पास जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या है यहाँ पे जो H प्लस है बाबू, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो H प्लस है वो नेगेटिव वाले चीजों के पास जा रहा है और इसको होना क्या है, डिस्चार्ज। कैटायन कैसे डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये H प्लस जो है ये तो नेगेटिव वाले के पास जा रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। और आपको यहां से कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। ये बात बाबू धीरे धीरे अच्छे से समझो कि रिएक्शन कैसे हो रहा है ना, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलो सेम हम बात करते हैं अब एनोड की। ठीक है, तो एनोड कैसा चार्ज है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास OH माइनस और Cl माइनस में से कोई एक जाएगा, है ना। तो एनोड एनोड के पास जाएगा या तो OH माइनस या Cl माइनस, तो OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस जाएगा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, हम आपको एक मस्त ट्रिक सिखाते हैं, है ना, मस्त ट्रिक सिखाते हैं बाबू, जीवन भर याद रखना। ठीक है, उस ट्रिक का नाम है स्नो CBI। स्नो खाली W नहीं है, बर्फ बर्फ होता है ना स्नो, खाली W नहीं लिखे, स्नो CBI। ठीक है, S से होता है SO4 माइनस सल्फेट, N से होता है NO3 माइनस नाइट्रेट, O से होता है OH माइनस, फिर आता है C से Cl माइनस, B से Br माइनस और I से I माइनस। है ना बाबू, ये कॉन्सेप्ट तुमको थोड़ा सा याद रखना है ना, याद रहोगे, सर बताए थे कुछ। ठीक है, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो OH माइनस और Cl माइनस में कौन जाएगा, वो ये ऑर्डर डिसाइड करेगा। देखो यहाँ OH माइनस है और यहाँ Cl माइनस है, तो ये एरो का साइन बता रहा है कि OH माइनस और Cl माइनस में से माइग्रेटरी टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, कौन जल्दी जाएगा, Cl माइनस जाएगा। OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस ज्यादा जाएगा, ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, ये ट्रिक है। S से सल्फेट, N से नाइट्रेट, O से हाइड्रोक्साइड, C से क्लोरीन, B से ब्रोमीन और I से आयोडीन। ठीक है, तो OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस जाएगा, मानते हो इस बात को। ठीक है, अब Cl माइनस को भी क्या होना है, डिस्चार्ज होना है। Cl माइनस है क्या, एनायन, एनायन कैसे डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। Cl माइनस न्यूट्रल कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके हो सकता है। ठीक है, तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2Cl माइनस Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। तो एनोड से कौन सा गैस निकलता हुआ दिखाई देगा, Cl2 गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, बहुत डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज बताया है। ठीक है, चलो अब यहां से H प्लस निकल गया, यहां से Cl माइनस निकल गया, यहां से H प्लस निकल गया, तो कंटेनर में क्या बचा, कंटेनर में बचा Na प्लस और OH माइनस, क्योंकि H प्लस और Na प्लस में H प्लस गया था और OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस गया था, तो इसका OH माइनस और इसका Na प्लस बच गया, तो Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे बाबू, बोलो NaOH बना लेंगे। तो ओवरऑल आपके 3 प्रोडक्ट बने, NaOH बना, H2 बना और Cl2 बना। ठीक है, तो इसीलिए आप यहां पर लिखोगे NaCl एक्वस, है ना, NaCl एक्वस लिखना है और एरो के ऊपर लिखना है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, NaOH, H2 और Cl2। NaOH बना, H2 बना और Cl2 बन रहा है। NaOH बन रहा है, H2 बन रहा है और Cl2 बन रहा है ना, ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों क्या है, गैसेस। हाइड्रोजन गैस कहां से निकल रहा है, कैथोड से, और Cl2 गैस कहां से निकल रहा है, एनोड से, है ना, ये बात हमेशा याद रखेंगे, है ना। H2 गैस कहां से निकल रहा है, कैथोड से। क्लोरीन गैस कहां से निकल रहा है, एनोड से। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन का एक बहुत फेमस नाम है ना, बोलो क्लियर है। यहां पर आपको क्लोरीन गैस निकलता हुआ दिख रहा है, क्लोरीन गैस। ठीक है, और NaOH जो होता है बाबू वो एक एल्कली होता है, मेरे हिसाब से सबको पता है एल्कली क्या होता है, वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो NaOH पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्कली।
ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, इसलिए क्लोरीन, और क्योंकि NaOH बन रहा है ना, NaOH बन रहा है और NaOH एक एल्कली है, इसीलिए इस रिएक्शन का एक नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो कल को क्लोरो एल्कली प्रोसेस अगर कहीं लिखा रहे तो समझ जाना कि आपको यही वाला चीज एक्सप्लेन करना है। मैंने एक एक चीज फुल डिटेल में आपको इसका समझाया है, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना। कैसे H2 निकल रहा है, कैसे Cl2 निकल रहा है, NaOH कैसे बन रहा है, हर एक चीज मैंने आपको बताया है। बाबू देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये वाला मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज से जो नीचे आएगा वही सबसे पहले जाके रिड्यूस होगा। ठीक है, जो नीचे आएगा वही सबसे पहले माइग्रेट करेगा इन केस ऑफ कैटायंस। ठीक है, और जब आप बात करते हैं किसकी, नेगेटिव एनायंस की, तो हमेशा ये याद रखना स्नो सीबीआई, है ना, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते जाओगे तो टेंडेंसी माइग्रेट करके डिस्चार्ज होने की ज़्यादा रहेगी। तो OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो OH माइनस और Cl माइनस में सबसे पहले Cl माइनस जाएगा एनोड के पास। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चीज उसके पास जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्लोरीन भी न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम पूछना किसी से, हमको बहुत कम इस बात का उम्मीद है कि कोई बच्चा इस लेवल पर जाकर पढ़ा होगा, है ना। सारे बच्चे बस रिएक्शन रट्टा मारते हैं, अच्छा ऐसे 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 है ना, रटाने वाले रटा भी देते हैं। देखो Cl है तो Cl2 निकाल देना, ठीक है, और वाटर है तो वाटर से H2 निकाल देना, लेकिन क्यों निकालना, कैसे निकालना, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। स्नो सीबीआई आपको किसके लिए लगाना है, एनायंस के लिए लगाना है, ठीक है, और मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज किसके लिए लगानी है, कैटायंस की लगानी है ना। आपके पास दो कैटायन है और आपको ये देखना हो कि सबसे पहले कौन जाएगा कैथोड के पास, तो जो मेटल जो कैटायन या जो मेटल नीचे आएगा वो सबसे पहले जाएगा, सिंपल सा फंडा है। और आपके पास एक से ज्यादा एनायन हो और पता लगाना हो कि कौन पहले एनोड के पास जाएगा, तो आप इस ऑर्डर से देख सकते हो, इन्हीं में से कोई ना कोई हमेशा प्रेजेंट रहेगा और आपका काम इतने से बन जाएगा। बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है, क्लियर है, देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो इसके बाद वो आपसे वो कुछ कुछ यूजेस पूछते हैं, ठीक है, यूजेस, जैसे आपसे क्लोरीन गैस का यूज पूछेंगे तो क्लोरीन गैस को याद रखना एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, है ना, जर्म्स को मारने के लिए यूज करते हैं ना। तो स्विमिंग पूल वगैरह साफ करना हो, स्विमिंग पूल वगैरह साफ करना हो, वाटर का ट्रीटमेंट करना हो, ठीक है ना, एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। आपसे हाइड्रोजन गैस का यूज पूछे तो हाइड्रोजन गैस का यूज बाबू देखो, आप हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, है ना। आप कभी रॉकेट इंजन वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो GSLV PSLV ऊपर जाता है ना, रॉकेट में हाइड्रोजन को हम लोग एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन का एक ये यूज हो गया, है ना। ये एमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में, एमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ना, जिससे हम लोग आगे जाके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स। ठीक है बाबू, देखो यूजेस भी इंपॉर्टेंट है ना, आप NCERT वगैरह पढ़ लेना, आपको बहुत सारे यूजेस मिलेंगे, यूजेस हम बता भी रहे हैं,
है ना। देखो हम बताते कैसे। N2 जो है वो 3H2 के साथ जब कंबाइन करता है तो बनाता है 2 एमोनिया, है ना। तो देखो ये एमोनिया है, एमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में आप H2 का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो एमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन है उस चीज का। ठीक है, फिर आता है NaOH, है ना। NaOH का इस्तेमाल आप सोप्स एंड डिटर्जेंट से बनाते हैं, है ना। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को यूज बनाने के लिए आप NaOH का इस्तेमाल करते हैं। डिग्रीजिंग मेटल्स, डिग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है, एटसेट्रा और भी यूजेस होंगे, आप बुक एक बार रेफर कर लेना। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, तीनों के यूजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग PYQ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूजेस भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इनके पीछे का ये कॉन्सेप्ट, ये रिएक्शन, इसका ये नाम और साथ में ये यूजेस, है ना। यूजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो अच्छे से देख लो, फिर सेकंड सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कंटेनर लेना है। आपको एक कंटेनर लेना है, इस कंटेनर में आप पहले से लेंगे स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम होता है बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं स्लेक्ट लाइम का प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर स्लेट लाइन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप इसमें बाहर से ऊपर से Cl2 गैस को पास कराते हैं, क्लोरीन गैस को। सिंपल सा रिएक्शन है, स्लेट लाइन लिया, ऊपर से Cl2 गैस को पास करा दिया। ठीक है, बोलो। तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आपने बाहर से इस पे Cl2 पास करा दिया, तो ये बनता है CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस वाटर। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं एक साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें Cl2 पास करा दिए। ठीक है, तो देखो कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड का, और ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज आपका बन रहा है इसी चीज को आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, है ना। व्हाइट कलर का पाउडर होता है बाबू, व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है ना। इसका केमिकल नेम होता है, कैल्शियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। ये इसका केमिकल नेम है और ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा वन लाइनर रिएक्शन है ना। तुम जनरली देखना, जनरली यहाँ पे बिहार वगैरह में अक्सर कभी कभी हमेशा बाढ़ आते रहता है ना, तो बाढ़ आते रहता है, तो जब बाढ़ जाता है ना, तो बाढ़ के कारण जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया ये सब हो जाते हैं जिसके कारण लोग बीमार ना पड़े, तो आप देखना जगह 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 पे ऐसा व्हाइट कलर का पाउडर वो छिड़क देते हैं, है ना। तो वो ब्लीचिंग पाउडर रहता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है जर्म्स वगैरह इन सबको मारना, यूजेस में हम लोग करेंगे, है ना। और सिंपल, बड़ा सिंपल सा है एकदम। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, उस पर से क्लोरीन गैस उसमें डाल दीजिए, क्लोरीन गैस को पास करा दीजिए, आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, यूजेस के तौर पर अगर आओगे
तो पहला, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। जहाँ कपड़ा बनता है वहां पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या जहाँ पेपर वगैरह बनता है वहां पर ब्लीच करने के काम आता है ना। पेपर वगैरह को, कपड़ा वगैरह को ब्लीच करने के काम आता है, ताकि उसके पेपर में या कपड़े में किसी भी तरीके का कोई जम्स वगैरह नहीं रह जाए, ठीक है। दूसरा, इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाबू ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर तुम इसके कंपाउंड को देखो तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर तुम इसका रिएक्शन किसी के साथ कराते हो तो ये अपना ऑक्सीजन किसी सामने वाले को दे सकता है। मान लो इसका रिएक्शन मेरे साथ हो रहा है, तो हम इसका ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये अपना ऑक्सीजन हमको दे सकता है। तो क्योंकि अपना ये ऑक्सीजन हमको दे रहा है, तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए ये बिहेव कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये बिहेव कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है, तो अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपना ऑक्सीजन उस सामने वाले को दे सकता है, तो उसका वो क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। इसीलिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू किल germs in water ट्रीटमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, प्रोसेस है। ये ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल सा रिएक्शन है और उसके यूजर्स है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा सॉल्ट है बाबू, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये जो सॉल्ट है बाबू जनरली, है ना, इस सॉल्ट का भी यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे जनरली आप जितना भी आपका बेकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ केक, पेस्ट्री ये सब बनता है ना, तो केक वगैरह बनाने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। घर में आप देखते होंगे आपकी मम्मी वगैरह कभी इडली वगैरह बनाती होगी, तो उसका बैटर जो है वो बहुत अच्छे से फूले, इसलिए उसमें भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला जाता है ना। छोले भटूरे, छोले भटूरे का जो भटूरे बनता है, जो मैदा सनाता है ना, उसको भी अच्छा सा फ्लफी देने के लिए, बहुत अच्छा उसमें हो पाए, उसमें भी बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो बहुत सारे खाने वाने की चीज़ों में बेकिंग सोडा डाला जाता है, ताकि वो बहुत और अच्छे से, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें करेंगे। केमिकली बाबू बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है NaHCO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। केमिकली बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके बारे में एक और चीज बड़ा फेमस है ना। अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको यहाँ से Na+ और आपको HCO3- मिलेगा। तो ये इस सॉल्ट का कैटायन है, ये पक्का बेस से आया होगा, और ये एनायन है, ये पक्का एसिड से आया होगा। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, बेस, तो ये हो जाएगा NaOH, और ये है H, तो H+ और HCO3- ये मिल जाएगा, बन जाएगा H2CO3,
CO3 कार्बोनिक एसिड। ये बाबू स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? ये एक बेसिक सॉल्ट है और इसकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। मतलब ये सॉल्ट तो है लेकिन थोड़ा बेसिक बेस वाला सॉल्ट है ना, इसमें बेस की मात्रा ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। इसीलिए आप इस सॉल्ट को यूज करते हैं एज एन एंटा एसिड, है ना, यूज एज एन एंटा एसिड। आपको देखा है आपने कभी, जैसे जब पेट में गैस वगैरह बनता है तो बोलते मार्केट से जाते हैं और आप एक इनो खरीद के पी लेते हैं, है ना, तो इनो के पीने से क्या होता है कि आपका पेट का जो एसिडिटी है वो कम हो जाता है ना। तो बेसिकली इनो में जो हो, इनो में इसी तरीके का कंपोनेंट रहता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जैसा चीज रहता है। ठीक है, तो देखो है ये, इसका नेचर क्या है? बेसिक नेचर। और आपके पेट में बहुत सारा एसिडिटी हुआ है, बहुत एसिड एसिड जैसा हुआ है, तो आप इसको पियोगे तो आप बेस पी रहे हो, आपके पेट में एसिड है और आप बेस पी रहे हो, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और ठीक है, क्लियर है। तो जैसे आपको एसिडिटी हुआ है तो आपके पेट में एसिड है ना, एसिडिटी हुआ है, दर्द हो रहा है, और आप बाहर से ये पी लेते हो, तो ये बेसिक नेचर, थोड़ा सा इसका बेसिक नेचर है। तो ये बेस जाएगा आपके पेट में और आपके पेट में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देगा, है ना। इसीलिए आप यूज करते हो एज एन एंटी एसिड टू रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। स्टमक में जो एसिडिटी हो गई है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। बोलो क्लियर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में बोर्ड में ये भी पूछा गया है कि इस बेकिंग सोडा का पीएच क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का पीएच 7 से बड़ा आएगा, है ना। मान लो तुमसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है कि पीएच ऑफ बेकिंग सोडा इज, है ना, और आपके ऑप्शन में 7, 5, 6 और 8 रहता है, तो आप किस पे टिक करोगे? 8 पे टिक करोगे, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट है तो इसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शंस में कोई भी पीएच 7 से ज़्यादा दिखे तो आप उसको टिक कर सकते हो। बोलो क्लियर है ये चीज? चमका क्या? ठीक है, चलो अब इसको बनाते कैसे हैं, है ना। तो बनाने के लिए बाबू हम लोग लेते हैं इसमें NaCl, एमोनिया, CO2 और H2O। ये चार चीजें ली जाती हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग में, सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक, एमोनिया, CO2 और H2O, है ना। तो देखो हम तुमको ट्रिक सिखाते हैं। ये NH3 दिख रहा है ना, ये Cl दिख रहा है, तो ये सब मिल करके एक सॉल्ट बनाएगा NH4Cl। आज ही हम आपको बताए थे एमोनियम क्लोराइड, है ना। ये रिएक्शन बाबू बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एमोनियम क्लोराइड और प्लस आप बना रहे हो बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा तो बनेगा है NaHCO3, यही आपका है बेकिंग सोडा। ठीक है, NaCl प्लस एमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O मिलकर के बनाएगा NH4Cl और बेकिंग सोडा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। NaHCO3 को जब बाबू आप हीट करते हो तो यहाँ पर बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, बाकी बैलेंस वैलेंस करना होगा बाबू, कर लेना आराम से अपना, ठीक है। यहाँ 2 लगा दो, तो 2 NO हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया और 3 2 5 6 बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम अपना केक बना रहे हैं, ठीक है, तो केक बनाएंगे जब, तो केक का बैटर तैयार होगा, तो उस केक के बैटर में हम लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। ठीक है, केक आप थोड़ा बहुत तो केक कैसे बनता है आपको पता हो, तो आप सबसे पहले केक का एक बैटर तैयार करते हैं। तो उस जब केक का बैटर तैयार हो रहा है, मतलब जिससे केक बनेगा, केक का घोल तैयार हो रहा है, उसी घोल में हम लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से फेंट देंगे। और फेंटने के बाद केक कहाँ बनता है भाई? ओवन में बनता है, माइक्रोवेव में बनता है ना। तो हम लोग उस ओवन या माइक्रोवेव में जब केक को बनाएंगे तो केक जो बैटर है वो क्या होगा? हीट होगा, गर्म होगा। तो गर्म होगा तो आपने उसमें क्या डाला था? बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा भी तो हीट होगा। तो जो उसके अंदर जो आपने बेकिंग सोडा डाला है, जब वो हीट होगा तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस,
है ना। तो ये जो CO2 गैस बाबू यहाँ से बन के बाहर निकल रहा है ना, ये जो CO2 गैस आपका यहाँ से बनकर बाहर निकल रहा है, यही आपका फ्लफी या स्पॉन्जी नेचर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको ये समझना था कि आखिर आप क्यों यूज कर रहे थे बेकिंग सोडा अपने खाने में, है ना। आप केक में बेकिंग सोडा इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि जब आपको पता था कि जब आप केक के घोल में बेकिंग सोडा डालेंगे और जब आप उसको गर्म करेंगे, जब आप उसको हीट करेंगे, तो वो बेकिंग सोडा भी हीट होगा, और बेकिंग सोडा जब हीट होगा तो उसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगा, और CO2 गैस जो बाहर निकलेगा, CO2 गैस तो अंदर रह नहीं सकता, तो गैस तो ऐसे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो कोई भी चीज आपका बड़ा खिला हुआ बनेगा। जैसे हम आपके एग्जाम्पल बताते हैं, आप मार्केट में जाना और 5-5 रुपया वाला या 10-10 रुपया वाला जो कपकेक मिलता है उसको लेकर देखना। ठीक है, तो जब तुम कपकेक वगैरह लोगे तो तुम उसको ध्यान से देखना, तुमको उसके टॉप वाले सरफेस पे बहुत सारे क्रैक्स नजर आएंगे, ऐसे क्रैक 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 नजर आएगा, है ना। तो बेसिकली वो क्रैक कौन बनाया है, वो CO2 गैस जो उसको बाहर निकलना है, वो अपना बाहर निकलने के लिए वो रास्ता बनाया है, उसको जगह तो चाहिए, तो वो आपके केक में थोड़ा थोड़ा क्रैक करके वहां से CO2 गैस बाहर निकला है ना। तुम ऐसे सोचो कि ये बेकिंग सोडा डाला हुआ था, बेकिंग सोडा नीचे से हीट हुआ तो CO2 गैस बाहर निकलेगा, तो ये जो CO2 गैस बाहर निकल रहा है, ये जो गैस बाहर निकल रहा है, इसी के कारण जो है वो फ्लफी नेचर आता है ना। आप केक को या किसी भी चीज को ऐसे छुओगे तो बड़ा स्पॉन्जी स्पॉन्जी बड़ा सॉफ्ट नजर आता है ना। वो कारण है CO2 गैस। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालोगे तो आपका वो स्पॉन्जी फ्लेवर या जो फ्लफी फ्लेवर है या फ्लफी टेक्सचर है वो नहीं आएगा। बोलो क्लियर है ना। तो जैसे इडली है, घर में इडली बनता है, तो कोई कोई इडली जो बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डालता तो उनका इडली बड़ा कड़ा बनता है, लेकिन जो बेकिंग सोडा वगैरह डालता है उसका जो इडली है वो बड़ा सॉफ्ट बनता है, बड़ा स्पॉन्जी बनता है ना। इसीलिए खाने वाने की चीज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलो बाबू क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये CO2 गैस का ही सारा खेल है। इसीलिए आप बेकिंग सोडा डालते हैं कि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो उसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगा, और CO2 गैस बाहर निकलेगा तो आपका जो भी चीज़ बन रहा है वो बड़ा सॉफ्ट, बड़ा फ्लफी, बड़ा स्पॉन्जी बनेगा और खाने में अच्छा लगेगा। सोचो ना, केक खा रहे हो और केक एकदम टाइट हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। ये चीज़ है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, ये दोनों ही रिएक्शंस बेकिंग सोडा से रिलेटेड है। ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन है, और ये बेकिंग सोडा का आप बोल सकते हो एक तरीके से वर्किंग है। ठीक है, फिर यूजेस करेंगे, देख लो अच्छे से देख लो पहले। एक यूज तुम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसका, एज एन एंटा एसिड। ठीक है, यूजेस के तौर पे अब एक तो एज एन एंटा एसिड आप देख ही लिए, एज एन एंटा एसिड, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो आपके पेट में अगर कभी एसिडिटी वगैरह हो गई तो आप थोड़ा सा पानी में घोल कर पी लोगे तो आपका एसिडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है। ठीक है, दूसरा है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है बाबू, एक बेकिंग पाउडर भी होता है, तो अब पाउडर भी जो है वो बेसिक ये क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा से ही बनाते हैं ना। बेकिंग सोडा को थोड़ा एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। कोई पूछे तो या बोल देना बेकिंग सोडा प्लस कोई माइल्ड एसिड, है ना। माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड मतलब जिसको आप खा सकते हैं, जो ईटेबल हो, है ना। माइल्ड एसिड मतलब बहुत वीक एसिड, ऐसा एसिड जिसको आप खाना खा सकते हैं, वैसे किसी एसिड के साथ अगर आप बेकिंग सोडा का ट्रीटमेंट करोगे तो बेकिंग पाउडर भी बन जाता है। ठीक है, देख लो एक बार। एक यूज इसका और होता है ना, इट इज यूज्ड एज एन सोडा एसिड
फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आप देखते होंगे कभी किसी बिल्डिंग वगैरह में जाते हो तो रेड कलर का छोटा छोटा सिलेंडर जैसा रहता है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर जैसा भी इसका यूज कभी कभी किसी किसी केस में किया जाता है। तो मेनली इसके ये 3 यूजेस हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। मेरे हिसाब से इस साल इससे क्वेश्चंस आना थोड़ा गारंटी जैसा लगता है। मेरे को लग रहा है कि इस साल इस वाले से क्वेश्चन आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये आपका तीसरा सॉल्ट भी क्लियर हो गया। एक बार देख लो अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं। हम वो 1 मिनट में आ रहे हैं बस थोड़ा। क्लियर है, ठीक है। चलो अगला, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा होता है बाबू Na2CO3.10H2O, है ना। Na2CO3 याद करो। देखो पिछले बार आप यहाँ पर Na2CO3 बना रहे हो, है ना। सोडियम कार्बोनेट आप बना रहे हो, आप बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, तो आप इसमें से सोडियम कार्बोनेट निकाल लो और उसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा। रिएक्शन भी बड़ा सिंपल होता है। Na2CO3 लिया, कितना पानी जोड़ना है 10, तो 10H2O ऐड कर दिया। ये होता है Na2CO3.10H2O। ध्यान से बाबू समझने वाली बात यह है कि ये डॉट H2O का क्या मतलब है ना। ये जो डॉट में 10H2O लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इसको बोलते हैं बाबू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बोलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल रहे हो। जब भी किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डॉट H2O लिखा रहे इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसका मतलब है कि उसके क्रिस्टल्स में नमी मौजूद है ना, मॉइस्चर मौजूद है। जितना ज्यादा डॉट H2O रहेगा उतना ज्यादा उसके क्रिस्टल्स में नमी मौजूद रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बताता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली आपको किसी भी चीज का मॉइस्चर कंटेंट बताता है ना, नमी बताता है कि उसके क्रिस्टल्स में कितनी नमी है ना। जैसे कुछ और कंपाउंड्स, जैसे ध्यान से देखो CuSO4.5H2O होता है, कॉपर सल्फेट में भी 5H2O, इसी 5H2O के कारण इसका कलर क्या होता है, ब्लू, है ना। अगर आप CuSO4.5H2O को हीट कर दोगे,
है ना। जैसे ही हीट कर दोगे तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं उसमें से नमी इवापोरेट कर जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, CuSO4, और इसका कलर हो जाएगा वाइट। और अभी इसका कलर है ब्लू, इसीलिए इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, है ना। तो किसी भी चीज में अगर .H2O प्रेजेंट रहता है, मतलब उसके क्रिस्टल्स को तुम हाथ से छुओगे तो तुमको नमी महसूस होगा, है ना। तो अब बताओ कि इसमें ज्यादा नमी है या इसमें ज्यादा नमी है, वॉशिंग सोडा में ज्यादा नमी है या ब्लू विट्रॉल में ज्यादा नमी है। इसमें .5H2O है, इसमें .10H2O है ना, तो इसमें ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब इसमें नमी जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे आपके पास FeSO4.7H2O, इसमें भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज के बाद किसी भी कंपाउंड में अगर .H2O प्रेजेंट रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज को आपने पानी में घोल दिया है, नहीं। इसका मतलब ये है कि उस चीज में मॉइस्चर, नमी प्रेजेंट है। जब आप उसके क्रिस्टल्स को ऐसे हाथ से छुएंगे तो आपको नमी महसूस होगा। ठीक है। चलो यूजेस बाबू देख लो, यूजेस क्या क्या हो सकते हैं बताओ। नाम ही जिसका वॉशिंग सोडा है, उसके यूजेस में तुम क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, बोलो बोलो। ये घर को क्लीन करने के लिए यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस में। दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बोरैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या है अभी आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम आपको डिस्कस नहीं कर रहे। बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, भूलना मत, पूछते हैं एग्जाम्स में। और एक है यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। थोड़ा ध्यान से समझना, देखो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है बाबू। देखो अगर वाटर हार्ड होता है, थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, नहीं भी जान रहे होंगे तो हम आपको बता दें। अगर वाटर हार्ड होता है तो जब आप उसमें सोप या डिटर्जेंट ये सब डालेंगे तो वो झाग प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे आप कपड़ा खींचने बैठे हैं तो आप देखे होंगे जब आप सर्फ डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो आप बहुत सारा झाग प्रोड्यूस होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रोथ, FROATH, फ्रोथ। ठीक है। तो वैसे वाटर को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, नॉर्मल वाटर, जहां पर फ्रोथ बनता है। अगर आपका वाटर हार्ड हो जाता है तो उसमें झाग नहीं बनता। ठीक है। तो झाग क्यों नहीं बनता, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, है ना। तो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको आप नॉर्मली नहीं हटा सकते, बड़े स्पेशल टेक्निक से ही उनको हटाना पड़ता है। वैसे किसी एक टेक्निक में आप वॉशिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा से भी अगर आप अपने वाटर को ट्रीट करेंगे तो आप उसके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बाकी बाबू आप क्लास 11th 12th में आना, तुम आपको हार्डनेस के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। हार्डनेस क्या है, बस ऐसा जानो कि कभी कभी कोई कोई पानी हार्ड हो जाता है, उसमें झाग नहीं बनता, तो आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। और ये आपका यूज होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी, पेपर इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है। बाकी बाबू इसके ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, ये वाला बोरैक्स वाला और ये परमानेंट हार्डनेस वाला। एंड आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा सॉल्ट है, कौन सा कंपाउंड है जो वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, वॉशिंग सोडा। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको यूज आप बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है। ये आपका चौथा भी कंप्लीट हो गया। इसका रिएक्शन वगैरह भी काफी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
क्लियर है? चलो अपना एक लास्ट बचा है सॉल्ट, 5वां नंबर, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एक कंपाउंड होता है बाबू, ठीक है, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं जिप्सम। इट इज CaSO4 डॉट 2H2O। देखो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, 2H2, मतलब इसके भी क्रिस्टल्स को आप छुओगे तो नमी महसूस होगा। आप कुछ नहीं करते, बस इसको हीट करते हैं, CaSO4 डॉट 2H2O को हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन पर, है ना। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बाबू, ये टेम्परेचर पूछा जा चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन से टेम्परेचर पर बनता है? 373 केल्विन, है ना। तो इसमें से CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है। अच्छा देखो यहाँ दो दो पानी था, आधा निकल गया तो बचा कितना? 1.5। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 H2O, है ना। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसी को आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे बहुत कॉमन सा चीज़ है, आपने सुना होगा। आप कभी कभी किसी के घर में गए होगे तो देखे होगे सीलिंग्स वगैरह में कुछ यूनिक डिजाइन जैसा बना है ना। सीलिंग वगैरह में यूनिक डिजाइन बना है, तो वो डिजाइन बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण। आप देखोगे कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हड्डी वड्डी टूट गया, है ना, तो डॉक्टर उसका प्लास्टर कर देता है, तो वहां पे भी आप यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी बहुत सारे अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है, जिप्सम को हीट करना है, बस हीट करना है। और रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें देखो CaSO4 है, CaSO4 है, इसमें दो पानी है, इसमें आधा पानी बचेगा, दो पानी था आधा पानी बचा, तो कितना निकल गया? 1.5 पानी, 1.5 को 3/2 लिखते हैं। तो रिएक्शन भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है ना बाबू, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, आधा को हेमी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसमें क्या बात है ना, देखो आप देखो क्या होगा ना, नॉर्मली आप देखना, जैसे प्लास्टर, आप किसी भी पेंट के दुकान में जाना, बोलना POP दीजिए, तो वो तुमको एक बोरी POP दे देगा, है ना। तुम उस POP के बोरी को क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देना बाहर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके उसको हार्ड बना देता है, ठीक है। जैसे देखो आपने CaSO4 डॉट हाफ H2O है ना, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर है ना, वो उसके साथ रिएक्ट करके वापस से CaSO4 डॉट 2H2O बना लेगा, है ना, वापस से जिप्सम बना लेगा। और ये जो जिप्सम है ये बहुत ही हार्ड सॉलिड है, ये जिप्सम क्या होता है, बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है। आप POP के बोरे को ऐसे ही बाहर छोड़ दो, देखोगे 10-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो पाउडर नहीं रह जाएगा, वो पूरा पत्थर जैसा बन जाएगा और वो बेकार हो गया, फिर आप उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? बेसिकली जिप्सम में आपने 1.5 पानी बाहर निकालकर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था। अगर आप कुछ नहीं करोगे, इसको ऐसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे, तो ये वापस से 1.5 मॉलिक्यूल गेन कर लेगा, है ना, 1.5 मॉलिक्यूल वापस से गेन करके यही रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, और वापस से जब ये जिप्सम बन जाएगा तो ये बड़ा हार्ड सॉलिड हो जाएगा, है ना, एंड यू कैन नॉट यूज इट। इसीलिए इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप हमेशा प्रेफर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखने के लिए, कि भाई अच्छे से एकदम एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखो, ताकि इसको हवा वगैरह का संपर्क नहीं होने, तो हवा वगैरह का संपर्क होगा तो पत्थर जैसा हो जाएगा। ये चीज तुम एक और चीज के साथ देखे होगे, नॉर्मली सीमेंट की बोरी देखा है, सीमेंट का
है ना। घर में कभी काम वाम लग रहा हो, आपने 10 बोरी सीमेंट मंगाया, लेकिन उसमें से 9 ही बोरी इस्तेमाल हुआ, 1 बोरी सीमेंट बच गया, आपको यूज नहीं है तो वैसे ही पड़ा हुआ है। देखोगे कुछ महीने के बाद कि वो सीमेंट का बोरी जो पत्थर जैसा हो गया, है ना। फिर आप उसका क्या ही यूज कर पाओगे, जम जाता है सीमेंट, नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं, है ना। तो वो हार्डेंड हो जाता है, क्योंकि वो एटमोसफेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उनके साथ वो रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है। यूजेस के तौर पर प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, डेकोरेटिव आइटम्स, टॉयज वगैरह का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये सब कुछ इसके बेसिक चीज़ है। बोलो क्लियर है, अच्छे से देख लो बाबू। ठीक है, ये देखो, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। अगर आप पीओपी के बोरी को बाहर छोड़ दोगे तो वो बाहर में पड़े हुए मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वापस से जिप्सम बना लेगा, और ये हार्ड सॉलिड होता है, पत्थर जैसा बन जाएगा, इसके बाद आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप हमेशा इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो दिस कंप्लीट्स ऑल योर थ्योरी। मैंने सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और सारे सॉल्ट्स को हमने फुल डिटेल में कवर कर लिया। सारे सॉल्ट्स को हम लोग फुल डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो पीवाईक्यूज करते हैं, स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सीबीएसई 2024। Salts play a very important role in our daily life. Sodium chloride is a common salt and is used in almost every kitchen. Baking soda is also used for faster cooking. Baking soda का question आ गया। The family of salts is classified on the basis of cations and anions. ये भी मैंने आपको बता दिया कि salts को आप classify करते हैं on the basis of cation and anion. Question number 1. Identify the acid and base from which sodium chloride is formed. तो NaCl है, NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, ये बना देगा HCl और ये बना देगा NaOH। तो ये बेस है, ये एसिड है, बन गया। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो HCl एसिड, NaOH बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, इसको ब्रेक करो, Ca प्लस 2 में टूटेगा, SO4 2 माइनस में, ये एनायन है, इसमें क्या जोड़ देंगे H प्लस, तो ये बन जाएगा H2SO4। और ये कैटायन है, इसमें क्या जोड़ देंगे हाइड्रोक्साइड OH, 2 प्लस है तो 2 OH जोड़ देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी बन गया। आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट, अच्छा बस यही निकालना था। तो कैटायन प्रेजेंट है Ca+2 और एनायन प्रेजेंट है सल्फेट। Sodium chloride and washing soda both belong to the same family of salts. Justify your answer. Sodium chloride बाबू NaCl है, ठीक है, और वॉशिंग सोडा है आपका Na2CO3.10H2O। बाबू देखो, इसमें भी सोडियम प्रेजेंट है, इसमें भी सोडियम प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों सेम फैमिली के सॉल्ट्स हैं, दोनों सोडियम के ही सॉल्ट्स हैं, है ना, दोनों सोडियम के ही सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको सेम फैमिली बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछ ले कि NaCl और वॉशिंग सोडा दोनों सेम फैमिली के सॉल्ट क्यों हैं, क्योंकि दोनों में ही सोडियम प्रेजेंट है, दोनों सोडियम के ही सॉल्ट्स हैं, इसीलिए सेम फैमिली के हैं। Define the term pH scale. Name the salt obtained by the reaction of potassium hydroxide and sulfuric acid. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बाबू H2SO4 हो गया। इसको तोड़ो, K प्लस OH माइनस, इसको तोड़ो 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे वाटर, और पोटेशियम और सल्फेट मिलकर बना लेंगे पोटेशियम सल्फेट।
तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो सॉल्ट बन रहा है। ऑल्सो गिव द पीएच ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, ध्यान से आ जाओ इधर देखो, पोटेशियम सल्फेट जो बना है उसका एसिड कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, और इसकी पीएच कितनी होगी? 7। और इसकी पीएच कितनी होगी? 7 होगी। जो चीज सिखाया है वही चीज क्वेश्चंस में आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलो, राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन आ गया। राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस विच ही स्टोर्ड इन अ कंटेनर हैज बिकम वेरी हार्ड। है ना, क्यों? क्योंकि जिप्सम बन गया। stored in a container has become very hard and has lost its binding nature। वो हार्ड हो गया, वो पाउडर रहा नहीं, तो बाइंडिंग नेचर खत्म हो गया, कोई यूज का नहीं है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन में आपको रिएक्शन लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O था, मॉइस्चर मिल गया इसको बाहर से, तो 3/2 H2O वापस से गेन कर लेगा और बना लेगा CaSO4 डॉट 2 H2O, है ना। और ये जो चीज बना है बाबू, ये बन गया जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम जो है वो हार्ड सॉलिड हो गया। ऑल्सो राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, लिख दिया। टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, हो गया। गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स। वॉल्स वगैरह को स्मूथ करने के अलावा एक और बताइए। फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए, है ना, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं आपके टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए, है ना, तो आप वो लिख सकते हो, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। बाबू जो पढ़ाया है, जितनी बातें हम आपको बताए हैं, उसी के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, ये देखो। गिव सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल्स Na2CO3.10H2O। ठीक है, आप इसको बाहर छोड़ दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3, है ना। मतलब बाहर छोड़ने का मतलब है कि सनलाइट वगैरह से एक्सपोज कर दोगे, है ना। बाहर छोड़ने का मतलब है कि आप सनलाइट वगैरह से अगर इसको एक्सपोज कर दोगे तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हट जाएगा। देखो हम पीछे तुमको बताएं ये चीज, देखो आई विल शो यू। कहाँ गया? ये देखो, जैसे कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में था, आपने इसको हीट कर दिया तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया, तो इसका जो भी ब्लू कलर था उससे ये किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज बाबू यहाँ पे भी है कि इसका वॉशिंग, इसका जो क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा है वो व्हाइट पाउडर में इसलिए कन्वर्ट हो गया कि इसका डॉट डॉट 10H2O जो है रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसीलिए हुआ है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, चलो अब ये पढ़ो क्या है second part। An aqueous solution of sodium chloride is neutral but an aqueous solution of sodium carbonate is basic। अरे बाबू देखो फिर वही क्वेश्चन, NaCl बना है किससे किससे? HCl से और NaOH से। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH 7 है, इसलिए न्यूट्रल है। अब है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बनेगा NaOH से और H2CO3 से। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको पहले कराया है, आप रेफर कर सकते हैं। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये वीक एसिड है, तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, और बेसिक सॉल्ट हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। तो रीजन आपको यही लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक इसलिए है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, ये नहीं बताएंगे, ये ऑलरेडी डन हो गया। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट, ये भी हो गया। वाई व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो पहला दो पार्ट इजी है। व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, NaCl को आप रॉक सॉल्ट तब बोलते हैं जब वो अपने इम्प्यूरिटीज के साथ प्रेजेंट रहता है, इम्प्यूरिटीज के साथ
प्रेजेंट रहता है। ठीक है। एंड हाउ रॉक सॉल्ट इज फॉर्म्ड, नमक आपको कैसे मिलता है, ड्राइंग अप ऑफ सी वाटर। अरे इतना तो आपने पढ़ा होगा ना कि समुद्र का पानी का खारा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें नमक रहता है बहुत सारा। तो आप जब उस अनप्योर फॉर्म को, जब आपने बस एक सैंपल अपने नदी में से सैंपल निकाला है सॉल्ट का, तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती हैं, तब आप उसको बोलते हो रॉक सॉल्ट, है ना। और कैसे निकालते हो, सी वाटर लिया, सी वाटर में से पानी को इवापोरेट कर दिया, जो चीज़ बचता है वो रॉक सॉल्ट बचता है। फिर आप उसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हो, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज निकाल देते हो, तब आप उस नमक को मार्केट में मिलता है और आप उसको लेकर आते हैं और अपने घर में खाते हैं। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। रॉक सॉल्ट तब बोलते हैं बाबू जब उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहता है। और कैसे बनता है, सी पानी, नमक खारे पानी को लिया, वाटर को इवापोरेट कर दिया, तो रॉक सॉल्ट मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, पीओपी। विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन शो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी हम लोग रिएक्शन लिख चुके हैं। एंड व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस, स्पेशल प्रिकॉशन यही है बाबू कि टेम्परेचर 373 केल्विन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन ही होना चाहिए, टेम्परेचर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यही उसका प्रिकॉशन है, दैट्स इट। नहीं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा। टेम्परेचर का ही रिक्वायरमेंट है, 373 केल्विन पर ही जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यू शुड मार्क दिस टेम्परेचर। क्लियर है क्या? चलो, अ वाइट पाउडर इज एडेड विद बेकिंग केक्स, बेकिंग केक्स वाइट पाउडर क्या ऐड किया जाता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। NaHCO3 कैसे बनाते हैं आप बनाते हैं NaCl से, एमोनिया से, CO2 से और H2O से। तो प्रोडक्ट में आपको क्या क्या बनता है, NH4Cl प्लस NaHCO3। हम पहले ही बताए थे ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। केमिकल रिएक्शन व्हेन पाउडर को हीट किया जा रहा है, तो जब आप हीट करते हो इसको तो क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यही तो फ्लफी नेचर देता है। कंप्लीट। ठीक है, मैंने बताया था दोनों रिएक्शंस हैं, इसके दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, पहला रिएक्शन आ गया। अ गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पर कौन सा गैस निकलता है बताओ, Cl2। व्हेन गैस G इज पास्ड, एनोड पे कौन सा गैस निकलता है, एनोड कैसा चार्ज होता है बताओ, एनोड कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज के पास तो नेगेटिव वाली चीजें जाएंगी, Cl माइनस प्रेजेंट था और OH माइनस प्रेजेंट था, तो Cl माइनस गया था, तो कौन सा गैस निकला, Cl2। ठीक है, व्हेन गैस G इज पास थ्रू स्लेक लाइम, इस गैस को तुम Cl2 को पास कर रहे हो स्लेक लाइम से, स्लेक लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, CaOCl होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो राइट द टू फॉर्म अ कंपाउंड C, तो ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका G। आई राइट द फॉर्मूला फॉर GnC, निकल गया। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, हो गया। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C, क्या कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर। एंड राइट इट्स केमिकल नेम, केमिकल नेम भी बताया था, कैल्शियम ऑक्सी, हेलो, हेलो, नहीं अभी नहीं, ऑनलाइन क्लास में, बाद में बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, सारा कुछ बताया है, आप पीछे नोट्स में देखो।
है ना। एनोड पे Cl2 गैस निकलता है, ये भी बताया है। Cl2 गैस को ही स्लेक लाइम से पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये भी बताया है। ठीक है, इसी कंपाउंड का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये भी बताया है। सारी चीजें बता दी बाबू आपको। अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, या फिर वही बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कर सकते हो आराम से। चलो आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 X प्लस वाई। ठीक है, तो बाबू एक्स और वाई बनाएगा, एक्स और वाई बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी तो एक्स आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा NaHCO3, और वाई आपका बन जाएगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये वही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन को बार बार पूछ रहे हैं। NaHCO3 को क्या करोगे कि H2O CO2 और Z बने, इसका एक ही रिएक्शन है, इसको हीट करोगे तो ये Na2CO3 में बन जाएगा। है ना, वही फ्लफी नेचर वाला रिएक्शन कि भाई आपने बेकिंग सोडा डाला, उसको हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 बन गया। उसके बाद आप इसमें 10H2O ऐड कर रहे हो तो ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। सारी चीजें बाबू बहुत ही आसान है, जो पढ़ाया है बस उसको ध्यान रखो, दो चार छोटे छोटे रिएक्शंस ध्यान में रखने हैं। चलो, आइडेंटिफाई एक्स एंड जेड हो गया। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड, एक्स से लेकर जेड तक कौन सा रिएक्शन है, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज को आप हीट करके तोड़ रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। रिएक्टेंट एक है, एक ही रिएक्टेंट को आप हीट करके तोड़ रहे हो और तोड़ के इतनी सारी चीजें बना रहे हो, है ना, तो ये आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस ऑफ A B and C। अच्छा, A B C कुछ और ही है। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस ऑफ A B and C with pH value 6, 8 and 9.5, in which solution will be the number of hydronium ions, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस भी प्रेजेंट। अरे यार ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। देखो पीएच है 6, 8 और 9.5। देखो पीएच की वैल्यू जितनी कम रहती है H प्लस आयंस उतने ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे कम पीएच कौन सा है, 6 का, 6 मतलब A, तो A के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयंस होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें भी बेसिक लेवल पर नहीं आ रही हैं तो अगला लेक्चर जब आएगा, जब हम आपको पीएच वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसकी पीएच जितनी कम उसका H प्लस आयंस उतना ज्यादा। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज्यादा 6 के पास है, फिर 8 के पास है और फिर 9.5 के पास है। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, H प्लस आयंस कम होते जाएंगे। तो ये भी हो गया बाबू। देखो पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, सारे पीवाईक्यूज आपको करा दिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाने के बाद प्रॉपर इसको अच्छे से करो, सारा जो कुछ पढ़ाया है देख लो। हर बार जो पढ़ाते हैं क्वेश्चंस उसी से आ रहे हैं। जो जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है बस आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, जो चीज़ें समझाई हैं उनको समझ लो, कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और मैंने कोशिश किया है कि हर एक फुल डिटेल में कोई भी चीज़ कवर किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नए वीडियो के साथ आएंगे और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट है सबको एक ही वन शॉट में निपटा देंगे, पीएच, एसिड, बेस, है ना, इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीज़ें एक ही बार कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।